Everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, we are doing the chapter of history that is Nazism, okay, in which we are going to discuss the topic here, birth of the Weimar Republic. How it all started. Germany, a powerful empire in the earlier years of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. कह रहे हैं जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में. फिर उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था 14 to 18 ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ. और किसके खिलाफ लड़ा था ये जो वॉर था? ये इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ था, जिनको एलीज कहा गया है. ऑल ज्वाइन द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory. तो सबने बहुत ही जोश के साथ वो वॉर लड़ा और उनको ये उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन. उनको पता भी था कि वॉर इतना ज़्यादा खिंच जाएगा 4 years तक, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, और सारी रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगी. जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. स्टार्टिंग में तो उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने जो है अपना उन्होंने कब्ज़ा करा फ्रांस और बेल्जियम के ऊपर. हाउएवर द एलीज स्ट्रेंथन बाय द यूएस एंट्री इन 1917. बट जब यूएस की एंट्री हुई एलीज कंट्रीज के साथ 1917 में, तो वो जीत गए, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 19. और जिसकी वजह से जर्मनी और सेंट्रल पावर्स तो जो थे वो सारे हार गए 1918 में. नवंबर जो है मंथ था. द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी. जब जर्मनी हार गई तो उसका एम्परर भी ऑलमोस्ट जो था, आप समझ सकते हैं क्या हाल हुआ होगा. पूरे जो कंट्री की गवर्नमेंट वगैरह थी, तो इससे जो एम्परर था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि पार्लियामेंट पार्टीज़ को सबको रिकास्ट करा जाए जर्मन की पॉलिटिक्स को. नेशनल असेंबली मैट एट वेमर एंड इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर. फिर नेशनल असेंबली हुई वेमर में और एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किया गया फेडरल स्ट्रक्चर के साथ. डेप्यूटीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिचस्टैग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन. तो डेप्यूटीज़ इलेक्ट हुए जर्मन पार्लियामेंट में किस बेसिस पे? इक्वल होने चाहिए एंड यूनिवर्सल वोट्स जो उनको मिलेंगे, जितने भी एडल्ट हैं इंक्लूडिंग वीमेन, वो सब वोट करेंगे उसकी बेसिस पर. दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कह रहे हैं बट जो ये गवर्नमेंट आई वेमर रिपब्लिक वाली, तो इसको ज़्यादा जो है ये अच्छा नहीं कर पाई और लोगों ने इसकी जम के तारीफ़ नहीं करी ज़्यादा, क्योंकि जो ये जिस टाइम पे ये गवर्नमेंट बनी, तो आप समझ सकते हैं जर्मनी की हालत कितनी ख़राब थी. बिल्कुल ही वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुकी थी जर्मनी पूरी तरीके से, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और कुछ कर नहीं पा रही थी. कोई भी गवर्नमेंट इतनी जल्दी कैसे किसी कंट्री को ठीक कर सकती है जो इतनी बुरी कंडीशन में हो. देन द पीस ट्रीटी एट वर्सिलिस एंड द एलीज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. और एक ट्रीटी साइन हुई थी, समझौता जिसे कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस, एलीज के साथ साइन करी गई थी वो, और वो बहुत हार्श और ह्यूमिलेटिंग थी. कुछ पीस तो हुआ नहीं उससे. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज़ कॉलोनी, बल्कि जर्मनी अपनी ओवरसीज़ कॉलोनी भी छोड़नी पड़ी. 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 70% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. पूरा ही समझ लीजिए दिवालिया निकल गया जर्मनी का, और इस ट्रीटी की वजह से कुछ भी पीस नहीं हुआ. द एलीट पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर. और एलिट पावर ने इवन डीमिलिटराइज भी कर दिया जर्मनी को कि इसकी ताकत जो है और कमज़ोर हो जाए. द वार गिल्ड क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज द एलिट कंट्री सफर्ड. और क्या कहा गया? एलिट कंट्रीज़ ने कहा भाई जो वार हुआ है उसमें जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी की वजह से हुआ है, जर्मनी को सारा का सारा खर्चा जो है भरना पड़ेगा. जितने भी डैमेज हुए हैं वार में वो जर्मनी के थ्रू हुए. जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू $6 billion. और सोचिए कितना ज़्यादा जो है कंपनसेशन जर्मनी को देना पड़ा, $6 billion.
अब तो उसके पास समझ ली कुछ भी नहीं बचा था। द एलीट आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड फॉर मच इन ऑफ द 1920s। और जो एलीट आर्मीज थी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया जितनी भी रिसोर्सेज रिच राइनलैंड वगैरह, वो सब भी 1920 तक। मैनी जर्मन्स हैड द न्यू वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिसग्रेस एट वर्सलेस। और जितने भी जर्मन के लोग थे उन्होंने ये कहा कि सब चीज़ के लिए वेमर रिपब्लिक मतलब जो नई गवर्नमेंट बनी थी वही रिस्पॉन्सिबल है, उसने ये पीस ट्रीटी साइन करी थी वर्सलेस वाली, तो जो है उसकी वजह से ही जर्मनी को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा और इतनी बुरी कंडीशन जर्मनी की हुई। नाउ व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वॉर, क्या वॉर से क्या इफेक्ट हुए। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजिकोलॉजी साइकोलॉजी एंड फाइनेंशियली। कह रहे हैं जब वार का जो था बहुत बुरा असर पड़ा था पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर, साइकोलॉजिकली भी लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे और इवन फाइनेंशियली भी कुछ नहीं बचा था रिसोर्सेज। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेटर्स। अब क्या हुआ, पहले जो यूरोप था वो एक क्रेडिटर का काम कर रहा था, मतलब जर्मनी को क्रेडिट पे लोन्स वगैरह देना, ये सारी चीज़ें, बट उसके बाद क्या हो गया, वो डेटर बन गया। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड अम्पायर। और जो नई वेमर रिपब्लिक बनी, मतलब जो ये बनी गवर्नमेंट, तो उसको क्या करना पड़ा, जो पुराने मतलब जो लोन लोगों ने लिए थे, गवर्नमेंट ने लिए थे, अब वो सारे के सारे चुकाने पड़े, क्योंकि पहले तो क्रेडिटर था क्या यूरोप, उसके बाद वो अपने पैसा मांगने लगा, डेटर हो गया। उसने कहा नहीं, मुझे अपने सारे जितने भी लोन्स वगैरह जो मैंने दिए वो वापस लिए। अब वो लिए तो वेमर रिपब्लिक ने नहीं थे, जो पुरानी गवर्नमेंट नहीं थे उसने लिए थे, बट जो पे करने पड़े वो सारे वेमर रिपब्लिक को करने पड़े। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वार, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। अब क्या हुआ, जो ये रिपब्लिक थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया, मतलब वार का गिल्ट भी सहे, नेशनल मतलब जो उसकी कंट्री के लोग हैं वो भी उसको ह्यूमिलेट करें, फाइनेंशियली भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी जो रिपब्लिक थी, और उसको कंपनसेशन भी पे करना था, मजबूर करा जा रहा था कि कंपनसेशन भी पे करो। क्या कर सकती है, आप सोचो कितनी बुरी हालत होगी उस गवर्नमेंट की। दोज हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक मैनी सोशलिस्ट, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट बिकम्स इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। और जो लोग वेमर रिपब्लिक को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे, जो सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे, तो लोग उनको टारगेट बना रहे थे। फिर उसके बाद देवर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा उन लोगों को जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। और वेमर रिपब्लिक को भी क्यों कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पीस ट्रीटी साइन हुई थी नवंबर में, ठीक है। द माइंड सेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। कह रहे हैं जो माइंड सेट था उसका भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर अर्ली 1930s में, और ये हम देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब गहरा असर पड़ा, और पॉलिटिक्स के ऊपर भी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, सोल्जर सिविलियन से पहले आते हैं। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। और जो पॉलिटिशियन थे या पब्लिसिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि भाई हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़्यादा एग्रेसिव हो, स्ट्रॉन्ग हो और मैस्कुलिन हो। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, और द ट्रुथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस ट्रैप्ड विद रेड्स फीडिंग ऑन कॉप्सेस। कह रहे हैं जो सोल्जर्स थे उनको बहुत मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ी, कितना भी मीडिया दिखा रही थी, बट मतलब समझ सकते हैं आप, ट्रेंचेस के अंदर रहना, फिर ट्रैप्ड हो जाना, रेड्स के साथ मतलब फीड कराया जाना। It was really miserable. They faced poisonous gas and enemy shelling. मतलब लोगों ने कॉप्सेस में मत करके चूहे छोड़ दिए, ऐसे मारा गया, फिर उनको पॉइजनस गैस में छोड़ दिया गया, और उसके बाद विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, उनकी रैंक भी जो है कम होती जा रही है। एग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर। और जो वॉर था बहुत एग्रेसिव हो जा रहा था, मतलब पूरे उसमें प्रोपोगेंडा भी हो गया था उस वॉर का, और नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर। और पब्लिक स्फीयर में नेशनल ऑनर की जो स्टेज थी, सेंटर थी वो, वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, और लोग सपोर्ट करने लगे कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की तरफ, दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप वाले आगे, जब गवर्नमेंट काम ठीक नहीं करती तो लोग यही करते हैं फिर डिक्टेटरशिप की तरफ। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वार यूरोप। कह रहे हैं डेमोक्रेसी जो था, डाउट नहीं है कि इसमें यंग और फ्रेजाइल अच्छा आइडिया
था, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया। जिन इंस्टेबिलिटीज़ हुई यूरोप में वॉर के बाद, तो वो उसको ठीक नहीं कर पाया, वर्क नहीं करा। And now the next topic is political radicalism and economical crisis. But this we'll study in the next class, and I hope you got these two topics well. And if there is any query, you can ask in the comment box. And if you have watched the complete video, then please don't forget to hit the like button. And if you hadn't subscribed to the channel, subscribe it and do share with your friends. We'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.